नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक परिभाषाओं में आज हम बात करेंगे नाद के बारे में। कल हमने बात करी थी वादी और संवादी स्वरों के बारे में। उससे पहले हमने स्वर के बारे में बात की थी। अब स्वरों का उत्पन्न, स्वर किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, वह क्या है, यह सारी चीज़ें नाद के अधीन है। हम आज बात कर रहे हैं नाद की। सबसे पहले हम बात करेंगे नाद किसे कहते हैं, नाद के कितने प्रकार बताए गए हैं और नाद की कितनी विशेषताएं हैं। इन 3 टॉपिक्स के द्वारा हम बात करेंगे आज। सबसे पहले हम नाद क्या है उसके बारे में जानेंगे। स्थिर एवं नियमित आंदोलनों द्वारा मधुर ध्वनि जो उत्पन्न होती है नाद कहलाती है। मधुर व कर्णप्रिय होने के कारण संगीत में इस ध्वनि का प्रयोग होता है। नकारम प्राणम नमाम दकारनलम बिंदु जातः प्राणाग्नि संयोगातेन नादोः विधीयते। यह जो श्लोक है शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर पुस्तक से लिया गया है। इसमें इसका अर्थ यह है, नाद धातु का अर्थ है ध्वनि। नकार के न और दकार के द प्रथम अक्षरों की से नाद की उत्पन्न हुई है। नकार व दकार प्राण और अग्नि को माना जाता है। इन दोनों के प्रथम अक्षरों से नाद शब्द की उत्पत्ति हुई है। हमारा जो संपूर्ण जगत है वह नाद के अधीन है। जड़, चेतन, मानव और अन्य प्राणी शरीर सभी में नाद व्याप्त है। भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार किसी भी द्रव्य के कंपित होने के प्रयोजन से नाद की उत्पत्ति होती है। शास्त्रों में नाद के 2 भेद माने गए हैं। हम इसे नाद के प्रकार भी कह सकते हैं, नाद के भेद भी कह सकते हैं। पहला होता है आहत नाद और दूसरा होता है अनाहत नाद। पहले हम अनाहत नाद के बारे में बात करेंगे। अनाहत नाद बिना किसी घर्षण एवं आघात से उत्पन्न होता है। ये स्वयंभू उत्पादित ध्वनि है। इसे अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत नाद योग साधना की अनुभूति है। यह संज्ञोपयोगी नहीं होता क्योंकि यह बिना यानी कि इसके जो कंपन होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और हम छोटे छोटे कंपन पे हम स्वर नहीं कर सकते, इसलिए यह संगीतोपयोगी नहीं होता। यह नाभि कमल में निरंतर बिना किसी आघात के प्रतिध्वनित होता रहता है। सिद्ध पुरुष इसी नाद की साधना करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। वह अनाहत नाद का प्रत्यक्ष संगीत से कोई संबंध नहीं है। हमने आपको सिर्फ बताया है नाद के प्रकार के बारे में कि अनाहत नाद होता है, ये सिर्फ योग साधना के रूप में काम आता है। हमारे संगीत में इसका प्रयोग नहीं होता है। अब हम बात करेंगे आहत नाद की। आहत नाद होता है जो नाद किसी घर्षण आघात द्वारा उत्पन्न होता है, उसे आहत नाद कहते हैं। अर्थात किसी माध्यम के द्वारा उस या किसी वस्तु के कंपन होने से जिस संवेदना उत्पन्न होती है, जिसे हमारे कान ग्रहण कर सकते हैं, वह आहत नाद कहलाती है। सृष्टि में होने वाले नाद जैसे कि पक्षियों की आवाज़ें, नदी का बहाव, झरने के स्वर आदि सभी में नाद विद्यमान है। प्रकृति ही सर्वप्रथम आहत नाद की सृष्टि करता है।
आहत नाद ही संगीत की उत्पत्ति करता है। समस्त संगीत आहत नाद का ही परिणाम है। संगीतोपयोगी नाद उत्पत्ति के लिए 3 प्रयोजनों का होना आवश्यक है, अर्थात आहत नाद के 3 प्रकार। पहला होता है प्रहार द्वारा। इसमें तबला, सितार, सरोद, तानपुरा आदि वाद्यों पर हाथ से या किसी वस्तु के माध्यम से प्रहार करने पर इस वर्ग का नाद उत्पन्न होता है। दूसरा घर्षण द्वारा। वायलिन, सारंगी, सुरबहार आदि वाद्यों में जो कि गज की सहायता से घर्षण किए जाने पर उत्पन्न नाद को इसे वर्ग में रखा गया है। वायु को भरकर या निकालकर शहनाई, बांसुरी, माउथ ऑर्गन, हारमोनियम आदि वाद्य इस श्रेणी में आते हैं। शरीर की मध्य जब वायु कंठ की स्वर तंत्रियों को घर्षण कर मुख द्वारा बाहर निकालती है तो यही नाद उत्पत्ति का कारण बनती है। यह तो हमने आपको बताया आहत नाद और अनाहत नाद के बारे में। अनाहत नाद तो संगीतोपयोगी नहीं होता है। आहत नाद के द्वारा ही संगीत की उत्पत्ति होती है और आहत नाद की उत्पत्ति के लिए 3 प्रयोजन जो होने चाहिए वो हैं प्रहार द्वारा, घर्षण द्वारा और वायु को भरकर या निकालकर। तीनों में किस प्रकार के वाद्य आते हैं ये भी हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे नाद की विशेषताओं के बारे में। नाद की मुख्य रूप से 3 विशेषताएं पाई जाती हैं। जब किसी ध्वनि की कंपन कुछ समय तक चलती रहती है तो उसे स्थिर आंदोलन, और जब उस ध्वनि की कंपन समान गति वाली होती है तो उसे नियमित आंदोलन कहा जाता है। शोरगुल, कोलाहल आदि ध्वनियों को अनियमित और अस्थिर आंदोलन कहते हैं। यानी कि हमने जैसे बताया नियमित आंदोलन, जैसे हमने पहले बताया आहत नाद और अनाहत नाद, ये उसी का ही प्रकार है। संगीतोपयोगी जो ध्वनि होती है वही नाद कहलाती है। नाद की 3 विशेषताएं बताई गई हैं। नाद की ऊंचाई नीचाई या तारता, पहला पॉइंट है। दूसरा है नाद का छोटा बड़ापन, इसे तीव्रता भी कहा जाता है। थर्ड है नाद की जाति अथवा गुण, इसमें गुण आएंगे नाद के। हम सबसे पहले बात करते हैं नाद की ऊंचाई और नीचाई की। गाते बजाते समय हम यह अनुभव करते हैं कि 12 स्वर एक दूसरे से ऊंचे नीचे हैं। स्वर अथवा नाद की ऊंचाई नीचाई आंदोलन संख्या पर आधारित होती है। अधिक आंदोलन संख्या वाला स्वर ऊंचा, इसके विपरीत कम आंदोलन संख्या वाला स्वर नीचा होता है। गाते बजाते समय हम यह अनुभव करते हैं कि सा से ऊंचा ग होगा, तो इसलिए स्पष्ट होता है कि इसकी ग की जो आंदोलन संख्या है वह अधिक होगी। इसी प्रकार ग से नीचे रे होता है तो रे की आंदोलन संख्या ग से तो कम होगी और सा से ज़्यादा होगी। इसलिए इसमें नाद की ऊंचाई नीचाई की कहा जाता है। यानी कि एक लाइन में हम यह कह सकते हैं कि एक ही नाद जब धीमा व तेज सुनाई दे तो वह नाद के ऊंचाई नीचाई का प्रतीक होता है। अर्थात सा से ऊंचा रे है, रे से ऊंचा ग है। हमें स्वर लगाने के लिए हमें जैसे 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 स्वर बढ़ता जाता है हमें स्वर की आवाज़ हमारी ऊंची आ जाती है। इसे हम तारता भी कह सकते हैं। एक लाइन में हम यह कहेंगे कि तारता से तात्पर्य नाद की उच्चता व निम्नता से है। ध्वनि का वेग उच्च स्तर पर जा रहा है या निम्न स्तर पर,
यही हमने आपको बताया कि स्वर जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे तो नाद की ऊंचाई कहलाएगी। अगर स्वर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वह नाद की नीचाई कहलाएगी। इसे हम तारता भी कहते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है नाद का छोटा और बड़ापन। इसे हम तीव्रता भी कह सकते हैं। क्रियात्मक संगीत में हम यह अनुभव करते हैं कि धीरे से उच्चारण किया गया स्वर थोड़ी दूरी तक और जोर से उच्चारण किया गया स्वर अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। संगीत में इसी को नाद का छोटा बड़ापन कहते हैं। छोटा नाद कम दूरी तक सुनाई देता है और धीमा सुनाई देता है, जबकि बड़ा नाद अधिक दूरी तक और स्पष्ट सुनाई देता है। तानपुरे के तार को धीरे से आघात करने पर आंदोलन की चौड़ाई कम होगी, अर्थात कम दूरी तक ऊपर नीचे कंपन करेगा, उससे कि छोटा नाद उत्पन्न होगा। इसके विपरीत तार को जोर से छेड़ने पर तार के आंदोलन की चौड़ाई अधिक हो जाएगी और बड़ा नाद उत्पन्न होगा। यह इस प्रकार स्पष्ट है कि नाद का छोटा बड़ापन आंदोलन की चौड़ाई पर निर्भर करता है। एक लाइन में हम यह कह सकते हैं कि एक ही नाद जब धीमा व तेज सुनाई दे तो वह तीव्रता कहलाती है। इससे हमें यह धीमे और तेज से हमें यह ज्ञात होता है कि ध्वनि कितनी समीप और कितनी दूरी से हमें प्राप्त हो रही है। अगर कोई धीरे से गुनगुना रहा है तो हमें धीरे सुनाई देगा, अगर वह जोर से गुनगुना रहा है तो वह दूर तक सुनाई देगा। वाद्य संगीत में नाद की तीव्रता का आधार आघात पर स्थित होता है। आघात हम जितना जोर से करेंगे नाद की तीव्रता भी उसी प्रकार होगी। अगर हम धीरे से आघात करेंगे तो धीरे होगी और तेज से करेंगे तो तेज होगी। यह है तीव्रता। हमने आपको तानपुरे के उदाहरण के द्वारा यह आपको बताया था कि अगर तानपुरा हम धीरे से छेड़ेंगे तो कम देर तक बजेगा और अगर हम तार को जोर से छेड़ेंगे तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि उसकी तीव्रता ज़्यादा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, नाद के जाति अथवा गुण। प्रत्येक वाद्य का स्वर एक दूसरे से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए सितार का स्वर बेला से, बेला का स्वर हारमोनियम से और हारमोनियम का स्वर सरोद से भिन्न होता है। यानी कि तीनों चारों इंस्ट्रूमेंट जो हैं इनका स्वर अलग अलग होता है। इसके लिए दूर से आती हुई ध्वनि को हम पहचान लेते हैं कि कौन से वाद्य की ध्वनि है। विभिन्न वाद्यों की ध्वनि में भिन्नता होने के कारण यह है कि प्रत्येक वाद्य के सहायक नादों की संख्या, उनका क्रम, प्राबल्य एक दूसरे से भिन्न होता है। इसी को जाति अथवा गुण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम अलग अलग प्रकार के वाद्य होते हैं उनमें जो नाद का होता है, वाद्यों की भिन्नता, नादों की संख्या जो होती है, उनका जो क्रम होता है अलग अलग वाद्यों में अलग अलग प्रकार से होता है, इसीलिए उनकी ध्वनि अलग अलग आती है और भिन्न एक दूसरे से भिन्न भी सुनाई देती है। इसी को हम नाद का जाति अथवा गुण कहते हैं। यानी इसे हम यह भी कह सकते हैं, ध्वनि जो हमें सुनाई दे रही है उसका सहजता से ही अनुमान हो जाए कि ध्वनि किसी के द्वारा उत्पन्न हो रही है। विभिन्न वाद्यों की ध्वनि सहज अलग अलग पहचान जाए। अगर वाद्यों की ध्वनि पहचान लेते हैं हम तो वो उसका गुण है वाद्यों का, कि वो उनके जो सहायक नाद हैं, उनकी ध्वनि का प्रकार है, उनका क्रम जो है, उसके द्वारा वाद्यों में हम पहचान लेते हैं। इसी प्रकार स्त्री, पुरुष और बालक
सभी के स्वरों में भी भिन्नता मिलती है। यह जाति अथवा गुण पर ही निर्भर करती है नाद के। किसी वस्तु में कंपन होने के कारण उसके साथ वायु में भी कंपन होता है। कोई भी नाद अकेला उत्पन्न नहीं होता। प्रत्येक मूल नाद के साथ कुछ अन्य नाद भी उत्पन्न होते हैं। इनमें प्रथम ध्वनि को हम मौलिक ध्वनि से दुगुने, तिगुने और चौगुने आकृतियों के होते हैं, जिन्हें उपस्वर कहा जाता है। यानी कि जो कंपन होता है वह एक बार में ही ख़त्म नहीं हो जाता। कंपन जब तक चलता है, यानी तो उसी की जो चौड़ाई होती है, एक नाद के साथ अन्य सहायक नाद भी जुड़े हुए होते हैं। इन्हें हम उपस्वर कहते हैं। यह थे नाद की विशेषताएं, नाद की ऊंचाई नीचाई, छोटा बड़ापन, नाद की जाति अथवा गुण। इस टॉपिक में हमने आपको बताया नाद किसे कहते हैं, नाद के कितने प्रकार हैं, नाद की विशेषताएं। नाद में हमने देखा कि नियमित आंदोलन वाली ध्वनि नाद कहलाती है। नाद के प्रकार आहत और अनाहत नाद हैं। आहत नाद को संगीतोपयोगी माना गया है। उसके प्रकार बताए थे हमने आपको। फिर उसके बाद हमने नाद की विशेषताएं बताई थी 3। इसे आप ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।